जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लीलू और शिहुआंग लड़ रहे होते हैं और बाहर व्हाइट स्फीयर माउंटेन के बाहर लोगों का दिल बैठ जाता है, क्योंकि लीलू शिहुआंग को हरा नहीं पा रहा होता है। अब आगे मलबे के भीतर से गरजने की हल्की आवाज़ें गूंज रही थी। कुछ दूरी पर दूसरे स्कूलों के स्टूडेंट देख रहे थे कि शिहुआंग बार बार अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और लगातार लीलू को पीछे धकेल रहा था। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो लीलू जल्द ही बाहर हो जाएगा। उन्होंने सिर हिलाया। लीलू का विकास तो बहुत तेजी से हुआ था, लेकिन शिहुआंग जैसे पावरफुल व्यक्ति का मुकाबला करने के लिए उसमें बस थोड़ी सी कमी रह गई थी। कितनी अफसोस की बात है। तलवार और भाले की एक और भीषण आवाज के साथ लीलू एक बार फिर हवा में उड़कर एक टूटी हुई इमारत पर जा गिरा, टकराया। शिहुआंग का भाला सीधा खड़ा था, वो मलबे को घूर रहा था। बिजली की लहरें उसकी त्वचा पर उछलती हुई नाचती हुई दिखाई दे रही थी, जिससे वो एक टैलेंटेड व्यक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। लीलू, क्या तुम स्टेडियम का खेल देखने की कोशिश कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम अभी उस स्तर तक पहुंचे हो, उसने अपनी आवाज़ में थोड़ी सी अपमानता के साथ कहा। अगर तुम अपनी थोड़ी सी भी इज्जत बचाना चाहते हो तो जल्दी करो और आत्मसमर्पण कर दो। इमारत के अंदर रोशनी कम थी। लीलू एक दीवार पर टिका हुआ था और शिहुआंग की आवाज़ सुनकर वो मन ही मन हंसा। सचमुच मुश्किल है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लगता है मैं थोड़ा बोला था। मैंने सोचा था कि मैं इसे बचा कर रख सकता हूँ, लेकिन लगता है मुझे आखिरकार कुछ मारक क्षमता की ज़रूरत है। हाँ, विहोर होकर उसने अपनी दोनों तलवारें पकड़ी और उन्हें आपस में टकराया। पहले के हैंडल से दोनों हैंडल पर गुजरते हुए जानवरों की आकृतियां उकेरी गई थी और अब उनके नुकीले दांत आपस में टकरा गए, हल्के से घुमाने, और वे अपनी जगह पर खटकर बैठ गए। उसी समय उसकी तलवारों की घुमाव और गहरे होने लगे। यह देखने में उसकी तलवारों से बने एक विशाल धनुष जैसा लग रहा था, एक सिल्वर का धनुष। लीलू ने एक ब्लेड पर एक जगह उंगली दबाई और एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, जिससे एक चांदी का धागा निकला। लीलू ने उसे सीधे घुमाकर अपने धनुष पर चढ़ा दिया। यह एक विशेष रेजोनेंस कलाकृति थी, जिसे विशेष रूप से बनवाया गया था। आमतौर पर यह दो तलवारों के रूप में दिखाई देती थी, लेकिन दूसरों को यह नहीं पता था कि इसका एक और रूप भी है, एक बड़ा धनुष, जिसे लीलू ने ओंस की रोशनी वाला धनुष नाम दिया था। उसने तलवार की हैंडल को कसकर पकड़ लिया। वो अभी अभी अपना छुपा हुआ तो का पता जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन स्पष्ट था कि अगर उसने और देर तक छुपाए रखा तो उसका सिर काट दिया जाएगा। उसने बाहर खड़े शिहुआंग की ओर देखा, जिसके होठों पर एक कड़ी निर्मल मुस्कान थी। बाहर शिहुआंग मानो कुछ गड़बड़ होने का आभास हो गया था। उसने भौहें चढ़ाकर अपने भाले को चांदी के तीर में बदल दिया, जो की ओर उड़ गया। उसे एक जोरदार गूंज के साथ पुरस्कार किया गया। कोई उछलकर बाहर आया और धीरे से लताओं से ढकी एक चट्टान पर उतरा। लीलू शिहुआंग ने अपनी मुट्ठी भींची और अपना भाला वापस बुला लिया। वो थोड़ा चिंतित था, खासकर अपने ओपोनेंट के हाथों में मौजूद चांदी के ब्लू धनुष को लेकर। व्हाइट स्फीयर माउंटेन के अंदर और बाहर हर तरह हैरानी का माहौल था। आखिर वो क्या करने वाला था? इस बार तुम कौन सी चाल चलने वाले हो? शिहुआंग ने बेपरवाही से कहा। लीलू ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गहरी सांस लेकर धनुष उठाया। उसकी पावर उससे धनुष की डोरी पर हल्की रोशनी का तीर सा बन गया। तीर का अगला भाग और स्पास्ट दोनों उसकी लाइट रेजोनेंस पावर से चमक रहे थे। केवल लीलू ही जानता था कि लाइट रेजोनेंस रचना में कई छेदों और अंतराल थे, जिन्हें उसने वाटर रेजोनेंस पावर से भर दिया था, जिससे उसके बीच एक सामंजस्य स्थापित हो गया था। सामंजस्य मतलब एक दूसरे से कुछ बार मिलना। ऐसा लग रहा था मानो पानी को लाइट द्वारा अविश्वसनीय गति से आगे ले जाया जा रहा था। अगर पानी इतनी गति से पहुंच सकता है तो पानी के रेजोनेंस को नरम और कमजोर कहने की हिम्मत कौन करेगा? लीलू को अपने शरीर के रेजोनेंस पावर कम होती महसूस हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। यह रेजोनेंस आर्ट हाई ग्रेड की वाटर रेजोनेंस आर्ट थी, जिसे कोल्ड रिवर फ्लो आर्ट कहा जाता है, और एक हाई ग्रेड की रेजोनेंस आर्ट है जिसे बहते लाइट आर्ट कहा जाता है, पर आधार थी। कई असफलता के बाद लीलू ने अपनी ड्यूअल रेजोनेंस प्रकृति को व्यक्त करने में कामयाब रहे और इस आर्ट को सफलतापूर्वक मास्टर कर लिया। उन्होंने इसे एरो कहा, ड्यूक लाइट आई स्ट्रीम एरो।
यह अब लीलू का सबसे पावरफुल हमला था और उसका आखिरी तुर्क का पत्ता इस पूरे में शी हुआंग बेहद शांत था। उसे पूरा यकीन था कि लीलू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब लीलू ने चांदी के धनुष पर लाइट का तीर प्रकट हुआ तो उसका चेहरा बदल गया। उसे एक अजीब सी झुंझुनी महसूस हो रही थी, मानो किसी बेहद ताकतवर ओपोनेंट का सामना कर रहा हो। असंभव, वो तो बस 8th सील स्टेज का सदस्य है, वो कैसे खतरा बन सकता है। शी हुआंग की आंखें चौड़ी हो गई। उसके पास वॉयलेंट प्लेटिनम थी, वो पूरी ताकत में भी लू किंगेर से नहीं डरता था। तो फिर लीलू जैसे मामूली शख्सियत से क्यों क्या थी? वो लाइट का तीर क्या था? क्या वो ड्यूक स्टेज की रेजोनेंस आर्ट हो सकती है? लेकिन 8th सील ने ऐसी रेजोनेंस आर्ट को सक्रिय नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो ड्यूक स्टेज की रेजोनेंस आर्ट नहीं है तो इससे कितना नुकसान हो सकता है? शी हुआंग पीछे हटने लगा। लीलू के अज्ञात हमलों का सामना करते हुए उसने लापरवाही से हमला नहीं किया, बल्कि पीछे हटना ही बेहतर समझा। विश्वास था कि यह लीलू का आखिरी हमला था। जब वो इससे बच सकता है तो लीलू उसकी दया पर निर्भर रहेगा। लीलू ने तेजी से पीछे हटते हुए शी हुआंग को शांत भाव से देखा। बिजली तेज थी, लेकिन क्या वो लाइट की गति से भी तेज हो सकती है? अपने धनुष को पूर्ण अर्धचंद्राकार आकार में खींचते लीलू ने अपनी मुड़ी हुई उंगलियां छोड़ दी। एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी। लाइट की एक किरण इतनी तेजी गति से निकली कि आंखों चकित रह गई। बूम! उसके रोंगटे खड़े हो गए। शी हुआंग चिल्लाया, बिजली की रफ्तार से कदम। उसके पैरों के पास बिजली सी कड़क उठी और वो अपनी अधिकतम गति पर पहुंच गया। बेकार, वो बस देखता रह गया। जब वो लाइट की किरण उसकी दृष्टि में तेजी से आई तो उसके बीच की दीवार अचानक एक छेद से खुल गई और शाम की धूप उसमें से छनकर अंदर आ रही थी। अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे को भांपते हुए शी हुआंग ने अपनी अपार पावर को बुलाया और भाले के विद्युतीय ड्रैगन को रूप में आगे फेंका। एकदम स्पष्ट आवाज, आंखों चौड़ी करके शी हुआंग ने देखा कि उसका थंडर से बना भाला चकनाचूर हो गया था। लाइट का तीर अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहा और शी हुआंग की फैली हुई बाईं हथेली को भेदते हुए उसमें एक साफ छेद कर गया। उनकी वॉयलेंट प्लेटिनम एक पल भी नहीं टिक पाई और उसमें छेद हो गया। दर्द से चीखा। शी हुआंग के बाएं कंधे से खून बह रहा था और वह बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक टूटी हुई दीवार के सहारे लटकते हुए उसके मुंह से खून के फुब्बारे निकल रहे थे और वह व्हाइट स्पीयर माउंटेन के चारों ओर सन्नाटा था। स्पीयर माउंटेन के बाहर लाइट के तीर ने पूरी तरह भीड़ में व्हाइट स्पीयर माउंटेन के बाहर लाइट के तीर ने पूरी भीड़ को सन्नाटे में डाल दिया था। वे उत्सुकता से स्क्रीन को घूर रहे थे। उनके चेहरों पर भय और अविश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उन्होंने अभी अभी क्या देखा? निश्चित रूप से सर्वोपरि शी हुआंग को उस धनुष से मार गिराया गया जिसे लीलू ने न जाने कहां से निकाला था। यह एक सपने की तरह था। काइवे और यान लिंकिंग के गुलाबी होठ भी आश्चर्य से खुल गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर खोली। स्क्रीन पर वही नजारा था। शी हुआंग को तीर लग चुका था। क्या हो रहा है? काइवे ने कुछ अवाक होकर पूछा। कुछ क्षण पहले वो लीलू के बाहर होने को लेकर चिंतित थी और अब शी हुआंग जमीन पर चिल्ला रहा था। काइवे की विशाल छाती के लिए यह बहुत अधिक था। यान लिंकिंग ने अपने होठ दबाए। मुझे लगता है कि लीलू ने शी हुआंग को हरा दिया है। धीरे से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। अब से यंग लॉर्ड को महज एक ट्रैश कहने की हिम्मत कौन करेगा? हालांकि सिर्फ 1 महीने से ही सही काइवे ने लीलू की देखभाल की थी और वो उसे काफ़ी स्नेह रखती थी। वह उसे अपने भाई की तरह मानती थी और त्यांजू प्रोविंस में लुओलान परिवार के मामलों के रूप में काइवे को अच्छी तरह से पता था कि लीलू को अपनी कल्टीवेशन में कितना संघर्ष करना पड़ा था। स्पिरिट लिक्विड प्यूरिफाइंग लाइट के लिए उनकी असीम क्षमताओं के अलावा काइवे को यंग लॉर्ड अपने कारनामों के बावजूद बहुत पसंद आए। उसकी चमकदार जीत से वो खुशी और राहत से भर गई। अब से लुओलान परिवार के लोग उसका तिरस्कार नहीं करेंगे। यान लिंकिंग ने सिर हिलाया। लीलू का आज का परफॉर्मेंस शानदार था। उसने इसे पहले छिपा कर रखा होगा। यंग लॉर्ड अपने माता पिता से कितना अलग है? यान लिंकिंग ने
टिप्पणी की। उन दोनों ने जिया किंगडम में अपनी पूरी पीढ़ी पर अपना दबदबा कायम रखा। वे असाधारण टैलेंट के धनी थे, जबकि लीलो का स्वभाव कहीं अधिक नॉर्मल था। जो लोग इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे वे शायद यह भी जानते होंगे कि जान किंगे उनकी संतान जैसी थी और शायद लीलू को गोद लिया गया था। ब्लैक पैलेस का मामला यंग लॉर्ड को बहुत प्रभावित कर गया था। समस्या हल हो जाने के बाद भी उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहना ही बेहतर समझा। वे अपने राज को छुपा कर रखते थे, इससे उन्हें सुरक्षा का एहसास होता था। वे चुपचाप आगे बढ़ते रह गए। कम चंचलता के साथ काइवे ने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि अगर सोंग युनफैन और शी हुआंग ने उसे मजबूर न किया होता तो यंग लॉर्ड शायद शांतिपूर्ण तरीके से टॉप 10 में ही रहकर जाते। यान लिंकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लीलू के कैरेक्टर को देखते हुए यह पूरी तरह से संभव था। उसका लक्ष्य एस्ट्रोसेज कॉलेज में प्रवेश पाना था। पहले स्थान पर आए या ना आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि यह कोई बुरी बात है, काइवे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यान लिंकिंग ने उसकी ओर आंखें घुमाई, तुम उसके प्रति बहुत नर्म हो, लेकिन वो बहुत ही सुंदर है। काइवे मुस्कुराई। जब दोनों महिलाएं शांति से राहत की सांस ले रही थी तभी मेन पवेलियन में बैठा ओल्ड डीन जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी में पूरा पवेलियन हिल रहा था, यहाँ तक कि बाहर खड़े लोग भी उसकी ओर देखने लगे। अरे वाह, सचमुच लीक तैगजान और तांता ऐलान का बेटा है। बेटा बाप पर ही तो गया है। उसका चेहरा ऊर्जा से चमक रहा था, थकान और चिंता का कोई निशान नहीं। उन्होंने पर जोर से हाथ मारा। देखा यह? उन्होंने गवर्नर शी से पूछा। मेरी साउथवुड एकेडमी की पावर। गवर्नर शी अपनी चाय में मगन प्रतीत हो रहे थे, हालांकि कप की सतह पर प्रतिबिंब उनकी आंखों में क्रोध से भरी हुई थी। घटनाक्रम का एक बिल्कुल नया मोड़ लीलू के हार के कगार पर था और तभी एक चमकता तीर आया। इतने सालों की योजना एक तीर से धराशायी हो गई। गवर्नर शी ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। क्या तुम चुप रह सकते हो? चुप रहो गब्बार। डीन का गुस्सा भी उसके गुस्से से कम नहीं था। अरे सूखे प्याज, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें तय करने का अधिकार है कि मैं कब बोलूं? गवर्नर शी का चेहरा भयानक था। उसकी भयानक पावर उसके शरीर से निकल रही थी, मानो कोई विशाल हरा ड्रैगन गरज रहा हो और फुफा रहा हो। 7th ग्रेड के लोअर ग्रेड का ड्रैगन रेजोनेंस। ओह, तुम लड़ना चाहते हो? चलो फिर, मैं भी तो थक चुका हूँ। ओल्ड डीन ने बेजान हो, तुम लड़ना चाहते हो? चलो फिर, मैं भी तो थक चुका हूँ। ओल्ड डीन ने बेजान हंसी के साथ कहा। उसकी अपनी लाल रंग की पार भड़क उठी, मानो कोई जलता हुआ जानवर लावा में अपार खुर गड़ाए हो। 7th ग्रेड का आग खाने वाला बंदर। ये दोनों हेवनली डीपर जनरल के कल्टीवेटर थे। हालांकि कमरा स्टोन से बना था, फिर भी ऊर्जा के प्रचंड प्रभाव के कारण उनमें दरारें पड़ने लगी। मेंटर एनली ने उन्हें अत्यावश्यक स्वर में कहा, सज्जनों, परीक्षा चल रही है। अगर आप यहाँ हंगामा करेंगे तो एस्ट्रोसेज कॉलेज अगले साल पूरे त्यांजू प्रवंश के लिए सीटें की संख्या कम कर सकता है। इन शब्दों ने झगड़ रहे दोनों व्यक्तियों को अचानक रोक दिया। डीन ने गहरी सांस ली और अपनी पावर को समेट लिया। गंभीर के चेहरे के साथ गवर्नर शी ने भी वैसा ही किया। मेंट्रेनली ने सिर हिलाया और स्क्रीन की ओर मुड़ गई। शी हुआंग की बाई भुजा तीर से बुरी तरह से घायल हो गई है। युद्ध में उसकी हालत बेहद खराब होगी। यह लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि इसका अंत ऐसे तरीके से हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हमेशा से यही अफवाह थी कि लुओलान परिवार का यंग लॉर्ड किसी काम का नहीं है। लगता है कि यह सब झूठी अफवाहें थी। रूइंस में शी हुआंग अभी भी जमीन पर दर्द से कहरा रहा था। उसकी बाहों से खून बह रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कई निगाहें उसे देख रही थी। उसकी इस बुरी हालात से वे सब डर गए थे। वे भी इस परिणाम से निराश थे। पास में ही सोंग युनफैन था, जो अभी अभी दीवार पर गड़ी भाले से लटका हुआ था। वो खुद से बुदबुदा रहा था, इम्पॉसिबल। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शी हुआंग को हरा दिया गया था। यह पूरी तरह से अतर्क संगीत था। शी हुआंग 9th सील स्टेज का कल्टीवेटर था और उसके पास अपर 7th ग्रेड का थंडर रेजोनेंस था। वो युद्ध में एक पावरफुल योद्धा था और त्यांजू प्रोविंस में केवल लू किंगेर ही उसके लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन अब लीलू ने उसे मार गिराया था। युनफैन के मन में कड़वाहट उमड़ रही थी। अगर शी हुआंग का रुतबा न होता तो वो उस पर चिल्लाता, गालियां देता और उस पर मैच में धांधली का आरोप लगाता। उसने स्वयं इसका अनुभव नहीं किया था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि एक साधारण तीर ने शी हुआंग को इतनी आसानी से कैसे पराजित कर दिया। फिर भी उनकी समझ का वास्तविकता पर किसी भी तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लीलू लताओं
के लताओं से ढके पत्थर पर खड़ा था और खून से लथपथ शी हुआंग को न्यूट्रल भाव से देख रहा था। वो हिल नहीं रहा था, मानो शी हुआंग की दयनीय स्थिति का आनंद ले रहा हो। वो बैठने की मुद्रा में भी फैल गया। एक हाथ धनुष पर था और दूसरा हाथ ढीला लटका हुआ था। किसी डीमन किंग जैसा दिख रहा था और शैडो में छिपकर देख रहा था। अन्य छात्र भयभीत हो गए। लीलू का ध्यान आकर्षित होने से डर से वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे सब अपनी सांसें रोक कर बैठे थे। कुछ मिनट बाद कोई उड़ता हुआ आया। वो लुकिंगेर थी जो तेजी से आ रही थी। उसके एक हाथ में रस्सी थी और वो तीनों लोगों को खींच रही थी जो बंधे हुए थे। जियांग, लियांग, जोंगफू और चीसू थे। जाहिर है उसने उन्हें हरा दिया था। उससे पहले उसने सोंग युनफैन को दीवार पर कीलों को ठोका देखा। आश्चर्य होकर वो खंडहरों को हो चुके गांव से आगे बढ़ती रही। फिर उसके कदमों की गति धीमी हो गई। उसके सामने खून का एक बड़ा धब्बा था जिसके बीच शी हुआंग पड़ा हुआ था। वो लगभग बेहोश सा लग रहा था, भूत की तरह पीला पड़ा हुआ। लू किंगेर सचमुच हैरान रह गई। उसके पीछे खड़े उसके 3 बंधक भी सबसे ज्यादा सदमे में थे। उसने लीलू की ओर देखा जिसका चेहरा शांत था। उसकी पावर को देखकर वो कांप उठी। अब वो उसके पास पहुंची। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे अपने पहले साल में वापस आ गया हो, अब जब लीलू एक बड़ा व्यक्ति हुआ करता था। क्या तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। लीलू ने उसकी ओर देखा और फिर अपने शरीर से तनाव मानो झटपट निकल गया हो और जैसे उस पर कोई भारी बोझ उतर गया हो। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। जल्दी करो, मुझे नीचे उतारने में मदद करो। मेरी ऊर्जा खत्म हो गई है। मुझे कूदने से डर लग रहा है। अगर मुझे चोट लग गई तो क्या होगा? लुकिंगेर उसे घूरती रही। यह निराशाजनक और हास्यास्पद दोनों था। वो इतनी देर तक वहाँ क्यों खड़ा रहा? सिर्फ इसलिए कि ऊर्जा उसकी पावर खत्म हो गई थी। लीलू एक बेहद ऊंचे पत्थर के खंभे पर खड़ा था और नीचे कई नुकीले चट्टानें थी। तीर चलाने से उसकी सारी ताकत लग गई थी। इतने सारे लोग उसे देख रहे थे। अगर वो बेबस होकर नीचे कूद जाता तो क्या वे उसकी कमजोरी का फायदा उठा लेते और शी हुआंग से उसके अंग निकाल लेते कि और इससे महत्वपूर्ण उसे खोने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता था। और इस तरह लीलू लापरवाही से ऊपर लेट गया। उसके सहज आत्मविश्वास ने उन्हें रोक रखा था। इत्र की खुशबू लिए लुकिंगेर उछलकर उसके बगल में आ खड़ी हुई। उसने अपने छोटा सा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। दस्ताने पहने हैं? लीलू ने पूछा। हाँ, पहने हुए थे, वरना दोनों की हालात खराब हो सकती थी। लुकिंगेर ने उसे घूरकर देखा। वो स्वयं ही बेहद टैलेंटेड लग रही थी, मानो किसी कहानी की नायिका हो। उसने लीलू का हाथ पकड़ा और फिर पत्थर के खंभे से नीचे कूद गई। दोनों पैर जमीन पर मजबूती से टिकाकर लीलू ने काफी बेहतर महसूस किया। उसने 3 बंधकों की ओर देखा। इन तीनों को भी मार डालूं? वे उसे भय भरी नजरों से देख रहे थे। उससे भी कहीं अधिक भय भरी नजरों से, जितना भय भरी नजरों से वे लुकिंगेर को देख रहे थे। आखिरकार उनके सामने एक भयानक नजारा था। जोंगफू ने आहें भरते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा था कि लीलू, तुम इन कंपटीशन में सबसे बड़ा अनसुलझा कारण हो सकते हो। लगता है मैं सही था। शियांग, लियांग, चीसू चुप थे। उन्होंने जोंगफू की भविष्यवाणी का उपहास किया था और लीलू को कभी भी एक गंभीर खतरे के रूप में नहीं लिया था। लेकिन अब वे देख सकते थे कि जोंगफू की दूर सोच उन्हें उचित थी। यदि उन्होंने अधिक सावधानी से योजना बनाई होती तो उसकी पावर का सही आकलन किया होता तो शायद वे इसमें इतनी बुरी स्थिति में न होते। लीलू ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वो सोंग युनफैन को दीवार से नीचे खींचकर शी हुआंग के बगल में फेंक दिया। साथ ही उन्होंने दयालुता दिखाते शी हुआंग का खून बहना रोकने की मदद की ताकि खून की कमी से उसकी मृत्यु न हो जाए। ऐसा होना एक अत्यंत दुख का अंत था। शी हुआंग ने कमजोरी से अपनी आंखें खोली। लीलू, तुमने इसे अच्छी तरह से छिपाया, उसने नाराजगी से कहा। लीलू मुस्कुराया, फिर दर्द का नाटक करते हुए बोला, आपने मुझे इतना मजबूर क्यों कर रहे हो? मैं तो बस टॉप 10 में आना चाहता था। आप सबने मुझे इतना आगे जाने के लिए मजबूर किया। उसके पीछे जोंगफू और बाकी लोग घबरा गए। यह कुछ ज्यादा ही हो गया। वास्तव में शी हुआंग इतना उत्तेजित था कि वो कांप रहा था। उसके खून का एक और उल्टी कर दी। अरे इतना घबराओ मत, नहीं तो खून की उल्टी हो जाएगी। लीलू ने जल्दी से उसे शांत किया। फिर अपने क्रिस्टल मेरिन से स्काईबोर्ड देखा। उसने देखा कि अब सिर्फ 13 लोग बचे हैं। नहीं, अब 12 ही बचे थे। वाह, सब ठीक है। मैं बाल बच गया। उसने हाथ
भरी मुस्कान के साथ कहा, जानते हो मैं अब आगे क्या करने वाला हूँ? लीलू ने शी हुआंग और सोंग युनफैन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में कुछ डरावनापन था। मैंने पहले कहा था कि यह सुनिश्चित करूं कि तुम दोनों टॉप 10 से बाहर हो जाओ। शी हुआंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। लीलू, तुम बहुत निर्दयी हो। टॉप 10 से बाहर होने का मतलब था कि एंटर के अवसरों का नुकसान हो सकता था। वो एस्ट्रोसेज कॉलेज में भी प्रवेश न पा सके। शी हुआंग के लिए बेहद विनाशकारी होगा। बगल में सोंग युनफैन भी चला रहा था। लीलू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम पूरे सोंग परिवार और गवर्नर शी के क्रोध का पात्र बन जाओगे। लीलू ने सिर हिलाते हुए शांतिपूर्ण कहा, जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब आपके लिए कीमत चुकाने का समय आ गया है। उसने उनके क्रिस्टल पदक उतार दिए, जिससे शी हुआंग के अंक तुरंत समाप्त हो गए। उसने सोंग युनफैन के अंक को भी मिटा दिए। हालांकि एक ही विद्यालय के स्टूडेंट होने से एक दूसरे के अंक प्राप्त नहीं कर सकते। शी हुआंग और सोंग युनफैन के अंक घटकर 0 कर दिए गए। लीलू ने जोर से ताली बजाई। शी हुआंग और सोंग युनफैन 11वें और 12वें स्थान पर उपस्थित के लिए बहुत बहुत बधाई। उनके चेहरे देखने में बेहद बदसूरत थे। जियांग, लियांग और बाकी लोग डर से कांप रहे थे। यह लीलू सचमुच एक आतंक था। लुकिंगेर चुपचाप लीलू को देख रही थी। न जानो क्यों उसे लीलू को इस तरह देखकर उसके मन में थोड़ी सी स्नेह की भावना जाग उठी। पिछले कुछ सालों में लीलू बहुत ही शांत और एक साधारण हानिरहित व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन लुकिंगेर को उसे सुर्खियों में देखना अच्छा लगता था। ठीक वैसे ही जैसे वो तब था जब वे पहली बार साउथमीड अकेडमी में एंटर हुई थी। उसने रेजोनेंस आर्ट सिखाते समय उसे खुलकर डांटा था। अब कंपटीशन के समाप्ति की उल्टी गिनती शुरू हो जानी चाहिए। उसने खुशी से कहा। लीलू ने भौहें चढ़ाकर बाकी तीनों की ओर देखा। तुम तीनों तो आसानी से बच गए। चूंकि वो टॉप 10 में से केवल 2 को ही बाहर निकाल सकता था, इसलिए उसने शी हुआंग और सोंग युनफैन को चुरा, जो नफरत की सूची में सबसे ऊपर थे। इसका मतलब यह था कि ये तीनों टॉप 10 में थे। भले ही उनके अंक हटा दिए जाए, वे टॉप 10 में सबसे नीचे ही रहे। तीनों के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान आ गई। ब्रदर लीलू, हमें मजबूर किया गया था। हमारे स्कूल के सीनियर अधिकारियों ने हमें ऐसा करने का आदेश दिया था। हमने अपने स्कूलों से बहुत सारे रिसोर्सेज लिए थे। हमें उनकी बात माननी ही पड़ी। लेकिन चिंता मत करो, एक बार हम एस्ट्रोसेज कॉलेज में एंटर कर लेंगे तो तुम हमारे लीडर हो गए। तुम्हारी इच्छा हमारा आदेश। लीलू ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए लुकिंगेर की ओर मुड़कर कहा, उनकी बातों का जवाब दो, मुझे इससे चिढ़ हो रही है। लुकिंगेर थोड़ा मुस्कुराई नहीं। लीलू चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। एक तरफ जोंगफू ने उसे याद दिलाते हुए कहा, ब्रदर लीलू, उसका मतलब यह है कि अगर वो हमारे अंक ले लेती है तो वो आपको पीछे छोड़ देगी और परीक्षा में पहले स्थान छीन लेगी। जियांग, लियांग और चीसू की आंखें चौड़ी हो गई। वे दोनों को घूरने लगी। लुकिंगेर ने उन्हें हरा दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके अंक उसी के थे। वो पूरी तरह से फर्स्ट स्थान प्राप्त कर सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर लीलू के पिछले स्थान चुना। इन दोनों के बीच क्या चल रहा था? उनका रिश्ता कैसा था? जोंगफू भी लीलू को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहा था। वो कितना शानदार था। जियान किंगे जैसी देवी सुंदरी से उसकी सगाई हो चुकी थी और वो अभी भी मौज मस्ती कर रहा था। जोंगफू की चेतावनी सुनकर लीलू को देर सवेर एहसास हुआ कि शी हुआंग के अंक हटाकर वो पहले स्थान पर आ गया था। अब वो घबरा गया कि किंगेर, जल्दी करो, मुझे पहले स्थान से थोड़ा डर लगता है। तुम्हें पता है ना, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। लुकिंगेर के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। लुकिंगेर, लीलू चिल्लाया, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे इतना दुखी क्यों पहुंचा रही हो? जल्दी करो प्लीज, मैं पहले नंबर पर नहीं आना चाहता। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। लुकिंगेर बजरी पर बैठ गई। डरते सूरज की गुलाबी और लाल रोशनी उस पर पड़ रही थी और उसने अपनी ठुड्डी को अपने पतले हाथों पर मोड़ लिया और गुस्से से लाल हो रहे लीलू को देखकर मुस्कुराई, जो अभी भी अपने हाथ मल रहा था। और फिर वाइट्सफील्ड माउंटेन पर एक घंटा गूंज उठी। वाइट्सफील्ड रूइंस के बीच बचे हुए लोगों ने राहत की सांस ली, जो एक बेहताशा खुशी से भरी हुई थी। लेकिन लीलू का चेहरा उदास था, जो समापन की घंटी बजने पर भी गंभीर दिख रहा था। दुर्भाग्य से वो पहले स्थान पर आ गया। तो दोस्तों, वीडियो को यही करते हैं।